हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि आप सबको पता है बेटा, लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, यानी हम देख रहे थे कि हम अपनी कंट्री की नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने देखा था बेसिकली हमारे पास तीन मेथड्स होते हैं, ठीक है, जहाँ से हम अपने देश की इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज़ नोन एज, फर्स्ट था हमारा वैल्यू एडेड, जिसको हम प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं और प्रोडक्शन मेथड भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा मेथड हमारे पास होता है इनकम मेथड, तीसरा मेथड होता है हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड। तो इन तीनों मेथड का इस्तेमाल करके हम अपनी कंट्री की ओवरऑल इनकम यानी नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। हमारा लास्ट लेक्चर में जो बेटा मेथड स्टार्ट हो रहा था वो हो रहा था वैल्यू एडेड। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि वैल्यू एडेड मेथड का मीनिंग क्या है, ठीक है, वैल्यू एडेड का कंसेप्ट क्या है, वैल्यू एडेड मेथड काम कैसे करता है ना। तो हमने इसका मैकेनिज्म समझा था स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन को क्रिएट करके। लास्ट लेक्चर में मैंने इसे बहुत अच्छे तरीके से समझाया था बेटा। मेक श्योर कि अगर अभी आप मेरा ये लेक्चर देख रहे हो तो आप इसका प्रायर लेक्चर देख कर आओ, उसमें मैंने वैल्यू एडेड के बारे में बहुत अच्छे से समझाया है। कैसे हम डबल काउंटिंग को अवॉइड कर सकते हैं वैल्यू एडेड मेथड और फाइनल आउटपुट मेथड का यूज करके, तो ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। हमने देखा था कि वैल्यू एडेड को अगर कैलकुलेट करना है तो इसके फॉर्मूले क्या है। तो लास्ट क्लास में हमने फॉर्मूले भी डिस्कस करे थे। जैसे वैल्यू एडेड का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब है कि आपने कितना आउटपुट प्रोड्यूस करा है पूरे साल भर, यानी कितना आउटपुट आप बना चुके हो, कितना प्रोडक्शन आप कर चुके हो, उसको हम वैल्यू ऑफ आउटपुट कहते हैं। अच्छा, जितना भी हमने प्रोडक्शन करा है ओवरऑल, उसमें से हम माइनस करते हैं जितना भी हमने रॉ मटेरियल कच्चा माल यूज करा है उस प्रोडक्शन को करने के लिए, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में से जैसे ही हम अपना रॉ मटेरियल यानी जो भी हमारा बोलते हैं ना कि इनपुट है, जो भी कच्चा माल है रॉ मटेरियल, उसको हम यहाँ पे एज ए इंटरमीडिएट कंजम्पशन प्लेस डाउन करते थे। और जब वैल्यू ऑफ आउटपुट में से वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन लेस करते थे तो हमें पता चलता था कि हम एज अ प्रोड्यूसर अपना कितना एफर्ट दे रहे हैं रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने में इनटू अ फिनिश गुड्स, ठीक है। तो इसलिए वैल्यू एडेड हमें पता चलता था वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन करके। अच्छा, अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या था कि जितनी भी आपने डोमेस्टिकली सेल करी है, जितनी भी आपने एक्सपोर्ट किया है, जितना भी आपके पास चेंज इन स्टॉक है, चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या था, अनसोल्ड गुड्स, जितना भी गुड्स आपने ड्यूरिंग द ईयर नहीं बेचा है उसको हम यहाँ पे चेंज इन स्टॉक यानी अनसोल्ड गुड्स कहते हैं। तो देखो, डोमेस्टिकली अगर सेल कर रहे हो तो आपने उसे अपनी कंट्री में प्रोड्यूस करा ही होगा। अगर फॉरेन कंट्री में सामान बेच रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो उसे भी आपने अपनी कंट्री में प्रोड्यूस किया होगा। और जो गुड्स अभी तक बिक नहीं पाया इस साल वो भी आपने प्रोड्यूस किया होगा। तो सबको ऐड कर दें तो दैट इज नोन एज वैल्यू ऑफ आउटपुट, यानी आपने टोटल कितना प्रोडक्शन इस साल किया, तो उसे वैल्यू ऑफ आउटपुट भी हम कह सकते हैं। अच्छा, अगर चेंज इन स्टॉक नहीं दिया है, मान लो कभी कभी चेंज इन स्टॉक नहीं देते हैं, अनसोल्ड गुड्स की वैल्यू नहीं देते हैं, तो चेंज इन स्टॉक हम निकाल सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करके। मेक श्योर आप ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग ना करें, कई बच्चे ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर देते हैं। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, आपका चेंज इन स्टॉक निकल कर आ जाएगा। फिर डोमेस्टिक सेल एक्सपोर्ट चेंज इन स्टॉक जोड़कर आप वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल सकते हैं। अच्छा, वैल्यू ऑफ आउटपुट आप निकाल लेंगे तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन वैसे क्वेश्चन में 99% केसेस में गिवन होता है, पर अगर गिवन नहीं है तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन को निकालने के लिए आप देखो कि क्वेश्चन में आपने अगर रॉ मटेरियल गुड्स अगर परचेज करे हैं वो आपके इंटरमीडिएट कंजम्पशन बन जाएगा, ठीक है। अगर आपने फॉरेन कंट्री से गुड्स अगर परचेज करा है, रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया है फॉरेन कंट्री से, तो उसको जोड़ दो तो आपके पास टोटल क्या आ जाएगा, इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो इंटरमीडिएट कॉस्ट किससे मिलकर बनता है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, जितना रॉ मटेरियल हमने इंडिया के अंदर रहकर डोमेस्टिकली बाई किया है और जितना हमने फॉरेन से रॉ मटेरियल बाय करा है यानी इंपोर्ट किया है, अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो यहाँ हमारी इंटरमीडिएट कॉस्ट आती है। और जैसी वैल्यू ऑफ आउटपुट से हम वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करते हैं तो यहाँ पर मेरे बच्चे हमारे पास वैल्यू एडेड आता है यानी जीडीपी एमपी आता है। वैल्यू एडेड का जो एग्रीगेट होता है वो क्या होता है, जीडीपी एमपी। और एक बार आपको जीडीपी एमपी एग्रीगेट पता चल गया तो इस एग्रीगेट की मदद से आप कोई भी एग्रीगेट निकाल सकते हो। अगर आपको नेशनल इनकम बोला है तो आप नेशनल इनकम निकाल सकते हो। आपको कोई अदर एग्रीगेट जैसे एनडीपी एमपी या एनडीपी एफसी या जीएनपी एमपी कोई भी बोलते हैं ना कि
एग्रीगेट अगर निकालने के लिए बोला है तो आप कोई भी एग्रीगेट निकाल सकते हो, ठीक है। सो अगर मान लीजिए बेसिकली तो नेशनल इनकम ज़्यादातर निकालने के लिए बोला रहता है, तो अगर नेशनल इनकम निकालना है तो नेशनल इनकम का एग्रीगेट होता है एनएनपीएफसी। तो अगर आपको जीडीपी एमपी पता है तो आप जीडीपी एमपी से शिफ्ट हो सकते हो एनएनपीएफसी की तरफ। तो हमने देखा था कि अगर ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू पे जाना है तो डिप्रिसिएशन माइनस करते हैं। याद है ना, मैंने अपने प्रायर लेक्चर्स में ये अच्छे से समझाया था कि जब हम एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट में सफल होते हैं तो हमें ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि ग्रॉस और नेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के बीच में क्या डिफरेंस होता है, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच में क्या डिफरेंस होता है ना। ग्रॉस से नेट वैल्यू पे जाते हैं तो माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन, नेट से ग्रॉस वैल्यू पे जाते हैं तो प्लस करते हैं डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक इनकम घरेलू इनकम से अगर हम ओवरऑल इनकम नेशनल इनकम पे जाते हैं तो बाहर से होने वाली इनकम ऐड करते हैं जिसको बोलते हैं एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और नेशनल इनकम से अगर डोमेस्टिक इनकम पे जाना है वापस अपोजिट, तो जो एनएफआईए पहले ऐड किया था तो उसे माइनस करते हैं। वैसे ही फैक्टर कॉस्ट से यानी फैक्ट्री से अगर मार्केट प्राइस में जाना है, मार्केट पे जाना है, तो जैसे ही फैक्ट्री से हम मार्केट में जाते हैं, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाते हैं, तो हमारे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो ऐड हो जाते हैं क्योंकि गुड्स पे सर्विसेज पे इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। तो कहीं ना कहीं एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स हम ऐड करते हैं जब फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाते हैं। और अगर मार्केट प्राइस से ना वापस फैक्टर कॉस्ट में आते हैं ना तो एनआईटी जो पहले प्लस किया था तो उसे माइनस करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़कर आए थे। बाकी अगर एनएफआईए डायरेक्ट गिवन नहीं है तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड करके निकाल लेते हैं। एनआईटी डायरेक्ट गिवन नहीं है तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी करके निकाल लेते हैं। डेप्रिसिएशन डायरेक्ट गिवन नहीं है तो देखो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल या करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट गिवन होगा। तो इन सब की मदद से बेटा हम ना एक एग्रीगेट से दूसरी एग्रीगेट में सफल हो सकते हैं। तो सोचो कि अगर तुम्हें जीडीबी एमपी से एनएनपी एफसी में जाना है तो सोचो, देखो पहला जो फेस होता है वो ग्रॉस टू नेट है। देखो ग्रॉस से नेट पे जाना है, तो जब हम ग्रॉस से नेट पे जाते हैं, ग्रॉस से नेट पे, तो हम माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। फिर डोमेस्टिक से कहाँ जाना है, दूसरा फेस है डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे जाना है, ओवरऑल इनकम में तो प्लस करेंगे एनएफआईए। तीसरा फैक्टर सेम होता है पीपी। और अगर देखो एग्रीगेट का जो तीसरा फेस होता है ना वो सेम ही होता है हमेशा, हर एग्रीगेट का तीसरा फेस सेम ही होता है, तो इसके बारे में सोचना तो है नहीं। और जो चौथा फेस है एग्रीगेट में वो एमपी या एफसी हो सकता है। तो आपको ना एमपी से एफसी पे जाना है, जीडीपी एमपी से एनएनपी एफसी, तो एमपी से एफसी पे जाना है। तो सोचो मार्केट से वापस कहाँ जाना है, फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। तो जो टैक्सेस आपने मार्केट में आते आते ऐड करे थे, एनआईटी ऐड किया था, अब मार्केट से वापस फैक्टर कॉस्ट यानी फैक्ट्री में जाने के लिए आप उसी एनआईटी को माइनस कर दोगे। तो कहीं ना कहीं जीडीपी एमपी में डेप माइनस करो, एनएफआई ऐड करो और एनआईटी माइनस करो, तो आप एनएनपी एफसी पे जा सकते हो। तो सफल करना मैंने आपको ना प्रायर लेक्चर्स में समझाया, इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो आप प्रायर लेक्चर्स को पढ़कर आओ, आपको ये बातें जो मैं बोल रहा हूँ बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए बोलो, क्लियर हो गई बात? यस। तो हमने ना देखो लास्ट क्लास में इस पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 भी कर लिए थे। अब हम बेटा आज की क्लास में अपना रिज्यूम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, जो हम आगे हमारे पास जितने भी क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे आज की क्लास में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पे, इसको बहुत अच्छे से देखना, ठीक है। देखो लिखा है कि इन एन इकोनॉमी फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस, कुछ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन हुई हैं जिनको ध्यान में रखते हुए आपको कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू एडेड बाय फर्म बी। यानी आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है और वैल्यू एडेड निकालना है, किसका? फर्म बी का, ठीक है, फर्म बी का निकालना है। तो सारा फोकस किसकी तरफ रहेगा? फर्म बी की तरफ। और फर्म बी का हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है और वैल्यू एडेड निकालना है, ठीक है। कोई नेशनल इनकम तो नहीं निकालनी, बट यस वैल्यू ऑफ आउटपुट और वैल्यू एडेड निकालना है। तो यहाँ पे इन्होंने हमें 2 पॉइंट दिए हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। देखो फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने बोला है कि जो हमारी फर्म ए है, फर्म ए वो सोल्ड कर रही है फर्म बी को गुड्स ऑफ ₹80 करोड़, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फर्म ए माल बेच रही है, गुड्स बेच रही है, किसको? फर्म बी को। तो इसका मतलब है हमें तो सिर्फ फर्म बी से मतलब है, फर्म ए से तो मतलब नहीं है। तो आप ना फर्म बी पे फोकस करो। चलो फर्म ए तो चलो बेच रही है, बट फर्म बी तो परचेज कर रही है ना। तो अगर फर्म बी परचेज कर रही है 80 करोड़ का गुड्स, तो कहीं ना कहीं ये फर्म बी के लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम मानेंगे कि फर्म बी एक तरीके से रॉ मटेरियल खरीद रही है अपने प्रोडक्शन के लिए। तो कहीं ना कहीं ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो जाएगा, ठीक है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। अब देखो इसके बाद ना फर्म ए ने फर्म सी को भी बेचा है, बट हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। फर्म ए ने हाउस होल्ड को यानी फैमिलीज को, इंडिविजुअल जो लोग होते हैं उनको भी सामान बेचा है 30 करोड़ का, हमें इससे भी मतलब नहीं है।
ठीक है, हमारी फर्म ए के पास कुछ गुड्स हैं जिनकी वैल्यू 10 करोड़ की है, जो रिमेन अनसोल्ड है, यानी चेंज इन स्टॉक भी दे रखा है फर्म ए का, बट हमें इससे भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पर फर्म बी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हमें सिर्फ फर्म बी से मतलब है। तो फर्स्ट पॉइंट से बस हमें ना फर्म बी का क्या पता चला, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, सेकंड पॉइंट में हमें बताया गया है कि फर्म बी सोल्ड कर रही है कुछ गुड्स फर्म सी को ऑफ ₹70 करोड़। तो ठीक है, फर्म बी अगर कुछ गुड्स को सोल्ड कर रही है फर्म सी को, तो वो फर्म बी के लिए क्या माना जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट, क्योंकि फर्म बी सेल्स कर रही है, क्या कर रही है, सेल्स कर रही है। तो फर्म बी के लिए क्या है, ये सेल्स है। ठीक है, सेल्स है, और वैल्यू ऑफ आउटपुट में सेल्स बोलते हैं, डोमेस्टिक सेल्स, एक्सपोर्ट और चेंज इन स्टॉक ऐड होता है। तो ये जो फर्म बी सेल कर रही है, माल बेच रही है, इसका मतलब है इतना गुड्स फर्म बी ने प्रोड्यूस भी करा होगा। तो ये प्रोडक्शन है एक तरीके से फर्म बी का, जो फर्म बी बेच रही है किसको, फर्म सी को। तो ये वैल्यू ऑफ आउटपुट है। ऐसे ही फर्म बी ने बेटा और गुड्स बेचे हैं फर्म डी को, ठीक है, 40 करोड़ के। तो कहीं ना कहीं ये भी फर्म बी के लिए क्या माना जाएगा, सेल्स। ठीक है, हमें सिर्फ फर्म बी से मतलब है, तो फर्म बी ने फर्म डी को अगर सामान बेचा है तो फर्म बी के लिए ये भी सेल्स ही है। और फिर फर्म बी ने बेटा कुछ माल, अपना कुछ गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं फॉरेन नेशंस के लिए भी, बाहर देश भी कुछ सामान बेचा है, तो ये एक्सपोर्ट किया है, क्या करा है, एक्सपोर्ट करा है। तो कहीं ना कहीं जो 30 करोड़ का जो माल है, गुड्स है, उसको एक्सपोर्ट करा गया है। तो ये भी सेल है पर फॉरेन कंट्री में करा है, तो इसके लिए से हम एक्सपोर्ट लिख देंगे। ठीक है, एक्सपोर्ट। ठीक है, और कुछ बोलते हैं ना गुड्स फर्म बी ने सोल्ड करे हैं जिनकी वैल्यू 5 करोड़ है और वो बेचे गए हैं गवर्नमेंट को। तो फर्म बी ने कुछ माल किसको बेचा है, गवर्नमेंट को भी बेचा है। तो ये भी क्या हो गया बेटा, सेल हो गया। ठीक है, सेल हो गया। तो यहाँ पे ना देखो, फर्म बी पहले तो फर्म सी को बेच रही है, फिर फर्म डी को बेच रही है, कुछ माल एक्सपोर्ट कर रही है, कुछ गवर्नमेंट को बेच रही है। तो ये सोचो, ये सारा का सारा माल ना फर्म बी ने प्रोड्यूस भी किया होगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम सारी सेल्स और एक्सपोर्ट्स को जोड़ दें तो हमारा यहाँ पर वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल कर आ जाएगा। हाँ, यहाँ पर कोई अनसोल्ड गुड्स तो नहीं है, कोई चेंज इन स्टॉक तो नहीं है फर्म बी का। जैसे फर्स्ट पॉइंट में हमें कुछ गुड्स रिमेन अनसोल्ड दे रखे थे फर्म ए के, वैसे तो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, तो चेंज इन स्टॉक नहीं है, तो कोई बात नहीं, चेंज इन स्टॉक नहीं है तो वैल्यू 0 हो जाएगी। या बोलते ना कि आप चेंज इन स्टॉक मेंशन ही ना करो, क्योंकि दिया ही नहीं है तो फिर हम क्या ही मेंशन करें। तो याद रखो, सेल्स और एक्सपोर्ट को अगर हम ऐड कर देना तो हमारा यहाँ पे फर्म बी का वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल आएगा। तो बहुत आसान है, हम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, सारा का सारा डेटा गिवन है। फर्स्ट पॉइंट से आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन पता चला, सेकंड पॉइंट से आपको फर्म बी का टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट पता चला। तो आप आराम से यहाँ पे फर्म का वैल्यू एडेड भी निकाल सकते हैं। तो आइए देखिए, तो आंसर नंबर थर्ड हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे किसकी, ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, और फिर हम निकालेंगे एंड वैल्यू एडेड। ठीक है, वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड बोले तो हम जीडीपी एमपी निकालेंगे। ठीक है, अच्छा किसका निकालेंगे, किसका निकालेंगे, ये फर्म बी का, ये हम फर्म बी के लिए कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले ना हम फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो देखो, वैल्यू ऑफ आउटपुट हम निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या था, देखो हमने लास्ट क्लास में देखा भी था, वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला था डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट प्लस चेंज इन स्टॉक। तो देखो मैं यहाँ पे कॉपी कर दूंगा। ठीक है, तो डोमेस्टिक सेल, ठीक है, प्लस एक्सपोर्ट और प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, हमें पता है फर्म बी का कोई चेंज इन स्टॉक अनसोल्ड गुड्स नहीं दिया है, बट कोई बात नहीं, फॉर्मूला हमने लिख दिया, बाकी जो जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट तो दे रखा है आपको, है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको सेकंड पॉइंट में फर्म बी की सेल्स एक्सपोर्ट ही दिया है। तो सारी सेल्स ऐड कर दो, देखो सेल्स एक्सपोर्ट सब ऐड कर दो, 70, 40, 30 एंड 5 करोड़ सबको ऐड कर दो। तो 70 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 5। ठीक है, इन सबको जोड़ कर ना हमारा आ जाएगा
145 करोड़। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। 145 करोड़ का हमारा आंसर आ गया, मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट है, यानी टोटल हमारी फर्म बी ने जो प्रोडक्शन किया होगा पूरे साल पर वो 145 करोड़ का करा होगा, तभी इतना सामान बेचा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरे प्यारे बच्चों हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट 145 करोड़ आ गया। इसके बाद हम सेकंड पॉइंट में मेरे प्यारे बच्चों हम निकालेंगे वैल्यू एडेड। ठीक है, वैल्यू एडेड बोले तो GDP-MP यानी GVA-MP। ठीक है, अच्छा देखो, अगर वैल्यू एडेड हमें निकालने के लिए बोला गया है तो फॉर्मूला क्या है वैल्यू एडेड का? वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट ना हमें पता है कितना है, 145 करोड़, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन ना हमें फर्स्ट पॉइंट में पता चल चुका था कि फर्म बी ने कितना गुड्स बाय करा है फर्म ए से, तो कितना करा है 80 करोड़ का, तो हम इसे यहाँ पर माइनस कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास ₹65 करोड़। बोलो, क्या आपको बात समझ में आई? ये देखो इतना सिंपल था, हो गया। ठीक है, इसके बाद वो नेशनल इनकम भी पूछ सकता था, अब नहीं पूछा, मैं नहीं निकाल रहा हूँ, पर हाँ अगर वो पूछता तो मैं NNPFC भी निकाल सकता था, नेशनल इनकम भी निकाल सकता था। अच्छा चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि कैलकुलेट करो वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी। अब आपको ना इस क्वेश्चन में ना वैल्यू एडेड निकालना है फर्म ए का भी और फर्म बी का भी। ठीक है, तो ठीक है हम निकालेंगे। अब यहाँ पर हम देखो सबसे पहले मेंशन कर देते हैं आंसर नंबर 4। ठीक है, हमें कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू एडेड। ठीक है, वैल्यू एडेड ऑफ फर्म ए एंड फर्म बी। ठीक है, तो हमें निकालना है, तो सबसे पहले हम किसका निकालेंगे वैल्यू एडेड? ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले हम किसका निकालेंगे, फर्म बी का। ठीक है, सॉरी फर्म ए का निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो फर्म ए का अगर हम निकालेंगे वैल्यू एडेड, तो वैल्यू एडेड का आपको फॉर्मूला पता है ना? यस, देखो इन्फॉर्मेशन ना हम पढ़ लेंगे अभी, पर फॉर्मूला लिख दें पहले। तो वैल्यू एडेड का यानी GDP-MP का जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो सबको पता है। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो आपको ना बस फर्म ए का वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन ढूंढना है, तो आप आराम से यहाँ पर वैल्यू एडेड निकाल लेंगे, GDP-MP निकाल लेंगे किसका, फर्म ए का। तो देखिए हमारा ना सारा फोकस अब इस जो भी इंफॉर्मेशन अभी दी है, अभी पढ़ा नहीं हमने, पर जो भी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे दी है उसमें हमारा सारा फोकस फर्म ए के ऊपर होना चाहिए। देखो जब ये फर्म ए फर्म बी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो बच्चे यहाँ पे बहुत मिस्टेक्स करते हैं, तो आपको ना मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी। जब हम फर्म ए के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो फर्म ए के ऊपर ही फोकस करेंगे, जब फर्म बी के ऊपर कर रहे हैं तो फर्म बी के ऊपर करेंगे। तो देखो सबसे पहले ना सेल्स बाय फर्म ए दे दिया। ठीक है, सेल्स बाय फर्म ए। ठीक है, तो सेल्स बाय एक फर्म ए है, तो ये फर्म ए का क्या बनेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट बनेगा सेल्स बाय फर्म ए। ठीक है, अच्छा देखो, अब क्योंकि आपको पता है वैल्यू ऑफ आउटपुट तीन चीजों को कंसिडर करता है। सबसे पहला डोमेस्टिक सेल। ठीक है, ध्यान से सुनना, डोमेस्टिक सेल, एक्सपोर्ट और, ठीक है, एक्सपोर्ट और चेंज इन स्टॉक। ठीक है, चेंज इन स्टॉक। तो देखो क्वेश्चन में ना कहीं भी, देखो क्वेश्चन में कहीं भी इंफॉर्मेशन में एक्सपोर्ट नहीं दिया है। इसका मतलब है कि ये जो सेल्स बाय फर्म ए है ना, इसका मतलब है ये दोनों सेल्स को मिलाकर है। ठीक है, डोमेस्टिक भी और एक्सपोर्ट भी सब इसी के अंदर मान लो आप। ठीक है, तो सोचो कि अगर फर्म ए की अगर कोई फर्दर कोई सेल्स दी हुई होगी ना, तो वो हम नहीं लेंगे क्योंकि ये टोटल सेल्स है फर्म ए की। ठीक है, फर्म ए की क्या है, ये टोटल सेल्स है 100। अच्छा इसके बाद लिखा है परचेज फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए, यानी परचेज करा गया है किससे, फर्म बी से, किसके द्वारा, फर्म ए के द्वारा। तो फर्म बी यहाँ सेल कर रहा है, ठीक है, और फर्म ए यहाँ पे परचेज कर रहा है। याद रखना फर्म बी के लिए ये सेल है
पर फर्म ए के लिए क्या है, ये परचेज है। ये लैंग्वेज आपको समझनी है, ध्यान से है। तो यहाँ पे परचेज करा जा रहा है फ्रॉम फर्म बी, फर्म बी से, फर्म बी से परचेज करा जा रहा है, मतलब फर्म बी बेच रहा है। और कौन कर रहा है परचेज, बाय फर्म ए, तो फर्म ए के लिए परचेज है। अब क्योंकि हमें सिर्फ फर्म ए से मतलब है, फर्म ए से मतलब है, तो यहाँ पे ये फर्म ए के लिए परचेज है। इट मींस ये क्या बन गया, इंटरमीडिएट कॉस्ट बन गया। किसके लिए, फर्म ए के लिए, क्योंकि फर्म ए तो बाय कर रहा है ना गुड्स, तो मान लेंगे रॉ मटेरियल बाय कर रहे हैं कौन, फर्म ए, तो फर्म ए के लिए इंटरमीडिएट कॉस्ट है। अच्छा, वैसे ही परचेज फ्रॉम फर्म ए, ठीक है, किससे परचेज करा जा रहा है, फर्म ए से परचेज करा जा रहा है, तो फर्म ए के लिए क्या हो जाएगा, ये सेल हो जाएगा, ठीक है। और फर्म बी के लिए क्या हो जाएगा, परचेज हो जाएगा। क्योंकि अगर परचेज करा जा रहा है, अगर परचेज करा जा रहा है फर्म ए से, तो इसका मतलब है फर्म ए बेच रहा है। और कौन परचेज कर रहा है, बाय फर्म बी, यानी फर्म ए से कौन परचेज कर रहा है, फर्म बी, तो फर्म बी के लिए परचेज है, यानी फर्म बी के लिए इंटरमीडिएट है, बट हमें फर्म बी से कोई मतलब नहीं है। तो बच्चे कहते हैं सर देखो, फर्म ए की ना सेल्स दे रखी, और सेल्स दे रखी ना, तो इसे भी ऐड कर दो, मतलब 100 रुपए की तो सेल्स है फर्म ए की, और ये भी फर्म ए की सेल्स है थर्ड पॉइंट में, तो इसको भी ऐड कर दो। थोड़ा ध्यान से चलो बेटा, ठीक है। जब हमने ओवरऑल सेल्स ले ली है फर्म ए की, तो अगर फर्म ए ने फर्म बी को अगर कुछ सामान बेचा भी है, तो हम मान लेंगे कि 60 रुपीज की सेल ऑलरेडी इंक्लूडेड है फर्म ए की ओवरऑल सेल्स में। हम इसे अलग से ऐड नहीं करेंगे, अलग से ऐड नहीं करेंगे, हम मान लेंगे सेल्स बाय फर्म ए। अब देखो सेल्स बाय फर्म ए का मतलब क्या है, कि फर्म ए ने जितनी भी सेल्स करी है इंडिया के अंदर, चाहे वो फर्म बी को करी हो, चाहे वो किसी हाउस होल्ड को करी हो, चाहे गवर्नमेंट को करी हो, किसी को भी करी हो, सारी सेल्स इसके अंदर कवर हो चुकी है। तो इसलिए जो अलग से फर्म ए ने सेल्स करी है फर्म बी को ना, वो हम यहाँ काउंट नहीं करेंगे, हम मानेंगे कि वो सेल्स बाय फर्म ए के अंदर ही है। तो ये ना एक अच्छा पॉइंट था, इसलिए आप इसको ध्यान से देखना। ऐसे पॉइंट्स अगर एग्जाम में आएंगे तो यहाँ पर अपने आप को बिल्कुल एक्टिव रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद सेल्स बाय फर्म बी है, तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक फर्म ए का है, फिर उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक फर्म बी का, हमें फर्म बी से कोई मतलब नहीं। फिर ओपनिंग स्टॉक है फर्म ए का, तो देखो हमें क्लोजिंग स्टॉक ना फर्म ए का भी दिया है, ओपनिंग स्टॉक फर्म ए का भी दिया है, तो हम यहाँ से चेंज इन स्टॉक निकाल सकते हैं। और आपको पता है कि चेंज इन स्टॉक वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर काउंट होता है, तो जो भी क्लोजिंग ओपनिंग है फर्म ए का, वो हम वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो बस इतना ही डेटा हमें लेना था वैल्यू एडेड निकालने के लिए, क्योंकि देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें पता चल जाएगा, और इंटरमीडिएट कॉस्ट हमें पता है सेकंड पॉइंट में कि फर्म जो बी है, फर्म ए जो है हमारी, वो परचेस कर रही है किससे, फर्म बी से, तो इंटरमीडिएट कॉस्ट हमें पता है, तो हम यहाँ पे आराम से वैल्यू एडेड निकाल सकते हैं। आइए देखिए, तो देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट ना हमें डायरेक्ट गिवन नहीं है, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें डायरेक्ट गिवन नहीं है, तो हमें ना थोड़ा स्पेस देके वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना पड़ेगा। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या है, देखो मेंशन करोगे, ठीक है। तो डोमेस्टिक सेल, ठीक है, घरेलू कितनी सेल्स है, प्लस आपने फॉरेन नेशन में कितना सामान बेचा, एक्सपोर्ट, और प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज को ना बेटा हम इस ट्राइंगल के शेप से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको डेल्टा भी बोलते हैं, इसको चेंज भी बोलते हैं, ठीक है। तो चेंज इन स्टॉक। अब ये बताओ कि हमें जो सेल्स दी है ना, वो तो ओवरऑल दे रखी है, किसकी, फर्म ए की ओवरऑल सेल्स दे रखी है। तो बताओ ओवरऑल सेल्स कितनी दे रखी है हमें फर्म ए की, 100, हम इसे यहाँ पे काउंट कर लेंगे 100। और क्योंकि चेंज इन स्टॉक डायरेक्ट नहीं दिया है, तो चेंज इन स्टॉक हमें निकालना पड़ेगा, तो थोड़ा सा स्पेस देकर हम थर्ड पॉइंट पे अपना चेंज इन स्टॉक भी निकाल लेंगे, ठीक है, चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या है बेटा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। सिंपल, हाँ सर सिंपल ही है। तो बताइए क्लोजिंग कितना है आप लोगों के पास, तो आप लोगों के पास जो क्लोजिंग स्टॉक है फर्म ए, मैं बार बार कह रहा हूँ फर्म ए पे फोकस करना है, ठीक है। तो फर्म ए का जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, वो 20 रुपीज है, माइनस जो फर्म बी का जो ओपनिंग स्टॉक है, फर्म सॉरी फर्म ए का जो ओपनिंग स्टॉक है वो कितना है, 25।
तो हम फर्म ए का ओपनिंग स्टॉक माइनस कर देंगे 25, और जो रिजल्टेंट फिगर आएगा ना वो माइनस में आएगा, क्योंकि पॉजिटिव की फिगर कम है और माइनस की फिगर ज़्यादा है, तो अल्टीमेट आंसर माइनस में आएगा ₹5। बोलो क्लियर हो गई बात? यस। क्योंकि डेटा करोड़ और लैक्स में नहीं है तो हम आगे करोड़ लैख मेंशन नहीं कर रहे हैं, बट हाँ ₹5 -5 से हमारा चेंज इन स्टॉक आ गया। अब चेंज इन स्टॉक की अगर हम वैल्यू पुट करेंगे ना यहाँ पे, तो चेंज इन स्टॉक आपका हो जाएगा -5, और 100 हम मेंशन करेंगे प्लस माइनस, ये माइनस हो जाएगा -5, 100 -5 करेंगे तो ₹95 का आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा। और क्योंकि वैल्यू ऑफ आउटपुट आपका ₹95 आ गया है, तो आप 95 मेंशन कर दोगे एंड माइनस कर दोगे इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो सेकंड पॉइंट में हमें पता चल चुका था कि फर्म ए ने फर्म बी से जो परचेज किया है वो कितना किया है, 40। तो परचेज हमें पता चल गई थी 40, तो हम इसी परचेज को इंटरमीडिएट कॉस्ट मान लेंगे। और 95 में से जब 40 जाएगा बेटा, तो ये आपके पास बचेगा ₹55। तो कहीं ना कहीं आपको फर्म ए का ना वैल्यू एडेड पता चल चुका है, जीडीपी एमपी पता चल चुका है, और उसने वैल्यू एडेड ही मांगा था, तो देखो हमने निकाल लिया। ऐसे ही हम फर्म बी का भी निकाल सकते हैं। वैसे आप फर्म बी का निकाल सकते हो, एक बार ट्राई करना फर्म बी का निकालने की, ठीक है? आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी निकाल सकते हो, बट आप इसे एक बार ट्राई जरूर करना, ठीक है? चलो मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, मैं फर्म बी का भी आंसर आपको निकाल कर दे रहा हूँ। तो मैं दोबारा इसको मिटा दूँ अब, ठीक है? क्योंकि अब मुझे फर्म बी पे फोकस करना है, ठीक है? तो देखो मैं ना पहला पॉइंट, अब क्योंकि फर्म बी का वैल्यू एडेड निकालना है तो हम फर्म ए को इग्नोर करेंगे। तो देखो सेल्स बाय फर्म ए है, हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। उसके बाद लिखा है परचेज फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए, ठीक है? तो देखो फर्म बी से परचेज करा जा रहा है फर्म ए के द्वारा, तो ये फर्म बी के लिए तो क्या है, सेल्स है, सेल्स है, ठीक है? सेल्स है, ठीक है? तो याद रखना परचेज फ्रॉम फर्म बी से परचेज करा गया, तो ये फर्म बी के लिए सेल्स है, और फर्म ए के लिए क्या था, ये परचेज था, परचेज था, इंटरमीडिएट गुड्स था फर्म ए के लिए। पर हमें ना फर्म ए से मतलब ही नहीं है, तो हमें फर्म बी को देखना है, तो फर्म बी के लिए सेल्स है। तो अभी ना देख के ऐसा लगता है कि जैसे ये वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर आएगा, और सेल्स आती भी है वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर, तो ऐसा लगता है कि ये वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर आएगा। पर याद रखना एक ट्विक है इसमें, वो हम अभी देखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट है परचेज कर रहे हैं हम फ्रॉम फर्म ए से, परचेज कर रहे हैं हम फ्रॉम फर्म ए से, तो ये फर्म ए के लिए क्या है, सेल्स। और फर्म बी परचेज कर रही है फर्म ए से, तो फर्म बी अगर परचेज कर रही है फर्म ए से, तो फर्म बी के लिए तो क्या होगा, ये परचेज होगा। तो ऐसे में ये इंटरमीडिएट बनेगा फर्म बी के लिए। अच्छा हमें ए से कोई मतलब नहीं है, तो हम ए को हटा देते हैं। फर्म बी के लिए तो क्या है, ये परचेज ना, फर्म बी तो खरीद रही है गुड्स, तो कहीं ना कहीं फर्म बी के लिए ये इंटरमीडिएट कॉस्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इंटरमीडिएट कॉस्ट, ठीक है? यस। अच्छा फोर्थ पॉइंट में लिखा है सेल्स बाय फर्म बी। अब सेल्स बाय फर्म बी बोला है, आगे कहीं एक्सपोर्ट वगैरह कुछ है नहीं, तो मैं मान लूंगा कि ये जो फर्म बी की सेल्स है ना, ये ओवरऑल सेल्स है। मतलब फर्म बी ने जितनी भी सेल्स करी होगी इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर, सारी सेल्स इसके अंदर इंक्लूडेड है। इसका मतलब है अगर फर्म बी ने फर्म ए को अगर सेल करा भी था, तो हम मान लेंगे वो ₹40 की सेल किसके अंदर इंक्लूडेड है, इस 200 की सेल्स के अंदर इंक्लूडेड है, जो फर्म बी के ओवरऑल सेल है। तो हम ना सेकंड पॉइंट में जो फर्म बी की सेल्स है ना, इसको कंसिडर ना करके जो फोर्थ पॉइंट में सेल्स है फर्म की, उसको कंसिडर करेंगे, क्योंकि वो फर्म बी की ओवरऑल सेल है। क्या है ये, ओवरऑल सेल, हम इसको लेंगे। बोलो बात समझ में आई, इसको लेंगे, इसलिए ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, इसको आपको बड़े ध्यान से देखते हुए चलना है। भले आप इसको बार बार रिवाइंड करके देख लो, पर ये क्वेश्चन आपको देखते हुए चलना है, एग्जाम में गलत नहीं करना है, ठीक है? हाँ अगर मैं सेल्स बाय फर्म बी नहीं देता अलग से, तो फिर आपका ना सेकंड पॉइंट में जो परचेज करा जा रहा है फ्रॉम फर्म बी से फर्म ए के द्वारा, यानी फर्म बी की क्या है, सेल्स, तो मैं इसे वैल्यू ऑफ आउटपुट ले सकता था। पर अगर क्योंकि मैं अलग से सेल्स बाय फर्म बी दे रहा हूँ, यानी फर्म बी की ओवरऑल सेल दे रहा हूँ, तो फिर अलग से अगर फर्म बी ने फर्म ए को बेचा भी है, तो हम मानेंगे कि वो सेल्स ऑलरेडी टोटल सेल्स के अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है? यस। तो हमें पता चल गया। वैसे ही हमें क्लोजिंग स्टॉक फर्म ए का नहीं चाहिए, क्योंकि हम फर्म बी पे कंसेंट्रेटेड कर रहे हैं। हमें क्लोजिंग स्टॉक किसका दिया है, फर्म बी का, हमें ये लेना है। फिर ओपनिंग स्टॉक फर्म ए का है, हमें इसे कंसिडर नहीं करना। ओपनिंग स्टॉक फर्म बी का है,
तो हम उसे कंसिडर करेंगे। तो हमें क्लोजिंग ओपनिंग किसका लेना है, फर्म बी का। तो फर्म बी का जो क्लोजिंग है वो 35 है और जो ओपनिंग स्टॉक है फर्म बी का वो 45 है सॉरी, ठीक है। तो ये वैल्यू ऑफ आउटपुट की कैलकुलेशन में काउंट होगा, क्योंकि चेंज इन स्टॉक आता है ना क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके, तो हम फर्म बी का चेंज इन स्टॉक निकाल सकते हैं क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके, ठीक है। तो देखो हमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी पता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट भी पता है, ठीक है, और आराम से हम यहाँ पे वैल्यू एडेड फाइंड कर सकते हैं। तो आइए देखिए, अब हम कैलकुलेशन करेंगे किसकी, ठीक है, सेकंड पॉइंट पे फर्म बी की, ठीक है। अब हम फर्म बी का क्या निकालेंगे, वैल्यू एडेड निकालेंगे, ठीक है। वैल्यू एडेड बोले तो जीडीपी एमपी या जीवीए एमपी भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्योंकि वैल्यू ऑफ आउटपुट क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन नहीं है, तो थोड़ा स्पेस छोड़कर आपको अपना वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना पड़ेगा। और वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला आपको पता है कि जितनी भी सेल एक्सपोर्ट और चेंज इन स्टॉक है, जितना भी आपने सेल एक्सपोर्ट और चेंज इन स्टॉक आपके पास पड़ा वो सब आप ऐड कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने टोटल प्रोडक्शन कितना करा होगा पूरे साल में। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का सीधा सीधा फॉर्मूला है, डोमेस्टिक सेल्स ले लो प्लस एक्सपोर्ट ले लो और प्लस आप अपना चेंज इन स्टॉक ले लो, आराम से निकाल लोगे, ठीक है, आराम से। अच्छा तो बताइए, डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट की जगह पे तो इन्होंने ओवरऑल सेल्स दे रखी है हमें फर्म बी की, तो हमें यहाँ पे ओवरऑल सेल्स लेनी है फर्म बी की, कितनी है 200, ठीक है, ले लेंगे। प्लस चेंज इन स्टॉक डायरेक्ट तो नहीं दे रखा है, तो चेंज इन स्टॉक हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट पे हम अपना चेंज इन स्टॉक भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो बताओ फटाफट, चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक। अब आप मुझे बताओ क्लोजिंग स्टॉक कितना है फर्म बी का, ठीक है, हमें फर्म बी पे फोकस करना है। तो फर्म बी का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 35 है, ठीक है। और जो ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है, जो ओपनिंग स्टॉक है फर्म बी का वो कितना है 45, तो हमें 45 माइनस करा देना है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो हमारे पास आ गया माइनस का ₹10, ठीक है। ये हमारा चेंज इन स्टॉक नेगेटिव का आ गया। तो हम देखो फॉर्मूले में तो प्लस करते हैं चेंज इन स्टॉक को, पर चेंज इन स्टॉक की वैल्यू अपने आप में इटसेल्फ माइनस की है, तो ये -10 हो जाएगा। तो बताइए 200 ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 10, तो फाइनल वैल्यू आएगी रुपीज वैल्यू ऑफ आउटपुट की 190। तो ये आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल कर आ गया कितना 190। अब आप इसमें से माइनस करेंगे सिर्फ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जो हमें थर्ड पॉइंट में फर्म बी का पता चल रहा है कितना 60। तो इसको अगर हम कंसिडर कर दें, जितना फर्म बी ने माल खरीदा है, गुड्स खरीदा है, तो वो फर्म बी के लिए इंटरमीडिएट गुड्स है, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स कितना है 60, तो हम इसको माइनस करेंगे बेटा, तो 190 में से 60 जाएगा, तो रुपीज 130 का आपके पास क्या आ गया, वैल्यू एडेड आ गया। बोलो, तो इतनी बात समझ में आती है, द आंसर इज यस, ठीक है। तो बहुत इजी है, आराम से इसे किया जा सकता है। वैल्यू एडेड आप निकाल चुके हो फर्म ए और फर्म बी का, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन मांगता है। जब फर्म ए पे हो तो फर्म ए को फोकस करो, जब फर्म बी को फर्म बी पे फोकस करो। और मेन बात ये थी कि जब मैंने फर्म ए की सेल्स ले ली है, टोटल दे रखी है क्वेश्चन में सेल्स बाय फर्म ए, तो मुझे अदर सेल्स फर्म ए की नहीं लेनी है। जब सेल्स बाय फर्म बी की दे रखी है ओवरऑल सेल, तो मुझे अदर सेल्स नहीं लेनी है। जब ओवरऑल सेल्स दे रखी है फर्म ए फर्म बी की, तो उसे ही हम अपना वैल्यू ऑफ आउटपुट मानेंगे, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें, बाकी ये पूरा क्वेश्चन इजी था, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि कैलकुलेट करना है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। नेट वैल्यू एडेड, अच्छा नेट वैल्यू एडेड का मतलब है एनडीपी, ठीक है, एनडीपी, ठीक है, एनडीपी। और किस पे पूछा है, एफसी पे, यानी एनडीपीएफ से निकालना है। हम निकाल लेंगे एनडीपीएफ से, कोई दिक्कत नहीं है, पर डेटा हमें जो यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है, जैसे सेल्स, इंटरमीडिएट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, एंड स्टॉक,
ठीक है, तो ये सारा का सारा डेटा ना हमारा वैल्यू एडेड का गिवन है। तो हम यहाँ पे ना पहले वैल्यू एडेड का फॉर्मूला लगा के ना जीडीपी एमपी निकालेंगे, और जैसे ही हमें जीडीपी एमपी एग्रीगेट पता चलेगा अपना, तो वहां से हम ये दूसरा एग्रीगेट यानी एनडीपीएफसी भी निकाल लेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। आंसर नंबर 5 मेरे प्यारे बच्चों, हम कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ, देखो बेसिकली ना हमें कैलकुलेशन करना है ऑफ एनडीपीएफसी, ठीक है। नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट पूछा है, बट वो एनडीपीएफसी है, ठीक है। बट हम इसे निकालेंगे किस मेथड से, वैल्यू एडेड मेथड से, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम वैल्यू एडेड मेथड फॉलो करेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले अपना फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करेंगे, वैल्यू एडेड, ठीक है। और जब हम वैल्यू एडेड निकालेंगे ना, तो वैल्यू एडेड का अनदर नेम क्या होता है, जीडीपी एमपी एग्रीगेट के फॉर्म में, या जीवीए एमपी, ठीक है। तो हम पहले वैल्यू एडेड निकालेंगे, जीडीपी एमपी निकालेंगे। तो फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट में माइनस कराएंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन देखना पड़ेगा। देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट कहीं डायरेक्ट दिया है, डायरेक्ट दिया है, कहीं भी देखो क्वेश्चन में हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट डायरेक्ट नहीं दिया है। तो आपको सेकंड पॉइंट में निकालना पड़ेगा अपना वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। एंड गाइस वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या था बताओ, डोमेस्टिक सेल, ठीक है, प्लस एक्सपोर्ट और प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है। तो देखो डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट की जगह पे तो इन्होंने हमें ओवरऑल सेल्स दे रखी है। ओवरऑल सेल्स कितनी है, 200, क्योंकि एक्सपोर्ट अलग से कहीं दिया नहीं है। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों हम अपनी सेल्स ले लेंगे, ओवरऑल कितनी थी 200, तो कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और चेंज इन स्टॉक, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में अलग से दिया गया है कितना, 10 रुपीज़, हम चेंज इन स्टॉक भी ऐड कर देंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू ऑफ आउटपुट बना वो बना कितना, 210, ठीक है। तो चेंज इन स्टॉक ना हमें अलग से निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि चेंज इन स्टॉक क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखा था, पॉजिटिव का 10, नेगेटिव का दिया होता तो प्लस माइनस फिर माइनस हो जाता, 200 माइनस 10 करते तो 190 होता। पर चेंज इन स्टॉक पॉजिटिव का है, तो 210 हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया। इसमें से हम अपना इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करेंगे, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमें इंटरमीडिएट कॉस्ट के नाम से डायरेक्ट गिवन है कितना, 90, ठीक है। तो 210 में से 90 अगर आप माइनस करोगे, ठीक है, तो ये आएगा आपके पास ₹120, ठीक है। तो आपके पास ना वैल्यू एडेड आ गया कितना, 120। बोलो क्लियर हो गई बात, यस। तो इतना आसान था ये भी, ठीक है। तो देखो वैल्यू एडेड निकल गया, पर अभी आपका ना आंसर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि आपको वैल्यू एडेड यानी जीडीपी एमपी नहीं चाहिए था, आपको तो चाहिए एनडीपीएफसी। तो थर्ड पॉइंट में अब अपना एनडीपीएफसी निकाल लीजिए। तो एनडीपीएफसी कैसे निकलेगा, देखो आपको एग्रीगेट तो पता है ही, जीडीपी एमपी। तो जो एग्रीगेट हमें पता होता है ना वो हम आरएचएस में रखते हैं, जो फाइंड करना है वो एलएचएस में रखते हैं। अब बस आपको ना एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट पे शफल होना है। तो शफल करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि हमारे किसी भी एग्रीगेट में 4 फेस होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। जिसमें कि ये जो एग्रीगेट में जो तीसरा फेस होता है ना, इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये कांस्टेंट रहता है। पर बाकी के जो 3 फेसेस हैं उनमें हमें ध्यान रखना होता है। तो जो पहला फेस होता है ना वो ग्रॉस वैल्यू या नेट वैल्यू बनता है, ठीक है, ग्रॉस वैल्यू या नेट वैल्यू। अब हमें पता है कि अगर हमें ग्रॉस से नेट पे जाना है तो माइनस करना है डेप्रिसिएशन, नेट से अगर ग्रॉस पे जाना है तो प्लस करना है डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो हमें ना देखो ग्रॉस से कहाँ जाना है, नेट पे जाना है। बाकी आप इसको अच्छे से समझना चाहते हो तो प्रायर लेक्चर देखना, वहां पे मैंने बहुत अच्छे से समझाया। तो ग्रॉस से अगर नेट पे जाना है, तो देखो ग्रॉस से अगर नेट वैल्यू पे जाना है तो ग्रॉस से नेट वैल्यू पे तब जाएंगे जब हम डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, तो माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। फिर हमें डोमेस्टिक, डोमेस्टिक देखो सेम है, डोमेस्टिक सेकंड फेस होता है डोमेस्टिक इनकम टू
नेशनल इनकम, ठीक है। अब क्योंकि डोमेस्टिक इनकम दोनों में सेम है, तो यहाँ सोचना नहीं है। तीसरा फेज वैसे ही कांस्टेंट रहता है, पीपी, इसमें भी नहीं सोचना। अच्छा, चौथा फेज जो होता है वो एमपीएफसी है ना, एमपीएफसी का होता है, यानी अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है तो एनआईटी ऐड करते हैं, और मार्केट प्राइस से वापस अगर फैक्टर कॉस्ट में आना है तो जो टैक्सेस आपने मार्केट में आने के लिए ऐड करे थे, अब वापस फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए, फैक्ट्री में जाने के लिए उसे माइनस करते हैं। अब सोचो कि आपको मार्केट प्राइस से कहाँ जाना है, फैक्टर कॉस्ट पे। तो जब हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो हम एनआईटी को माइनस कर देंगे। बस इतना ही तो है। शफल करना बहुत इजी है। अगर आपको ना ये पता है कि ग्रॉस से नेट और नेट से ग्रॉस पे कैसे शफल होते हैं, डोमेस्टिक से नेशनल, नेशनल से डोमेस्टिक, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट, मार्केट से फैक्टर कॉस्ट पे कैसे शफल होते हैं, तो आप आराम से एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट में जा सकते हो। अब देखो जीडीपी एमपी हमें पता है कितना है, 120। वैल्यू एडेड हमें पता था 120। इसमें माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। तो देखो हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें डेप्रिसिएशन दिया है, देखो कहीं डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन नहीं, डेप्रिसिएशन कहीं नहीं दिया है, तो आप जीरो ले सकते हो। माइनस एनआईटी, क्या एनआईटी दिया है कहीं? देखो एनआईटी दिया है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स है पर नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, तो हमें ना नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना हम एक छोटा सा नोट बना देंगे एनआईटी का। तो एनआईटी देखो कैसे निकलेगा, एनआईटी का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स, कि हमने भारत सरकार को कितना इनडायरेक्ट टैक्स दिया है, कितना इनडायरेक्ट टैक्स दिया है गुड्स एंड सर्विसेज पे, माइनस भारत सरकार ने हमको कितनी सब्सिडीज दी है, कितनी छूट दी है, तो उससे हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स पता चलता है। अब क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्स तो गिवन है 12, ठीक है, माइनस सब्सिडी। अब सब्सिडी दी नहीं है, देखो कहीं भी सब्सिडी वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ, तो जीरो लिख देंगे। तो कहीं ना कहीं एनआईटी हमारा आ गया 12 रुपए। अच्छा, कई बच्चे कह सकते हैं सर जीएसटी भी तो दिया है, ये भी तो टैक्स है। बेटा आपको मैं बता दूं, जीएसटी खुद अपने आप में एक इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि ये गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। देखो जो पर्सन की इनकम पे टैक्स लगता है ना, वो डायरेक्ट टैक्स होता है, पर जो इनडायरेक्टली लिया जाए गुड्स एंड सर्विसेज के फॉर्म में, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो जीएसटी किस पे लगता है, जीएसटी किस पे लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है। तो जब हम पूरा होल इनडायरेक्ट टैक्स ले रहे हैं कितना, 12, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स में और भी अदर टाइप ऑफ टैक्सेस आ सकते हैं, तो इसलिए जीएसटी तो एक पार्ट है इनडायरेक्ट टैक्स का। तो जब हमने इनडायरेक्ट टैक्स ले लिया है बेटा, तो हम मान लेंगे कि ये जीएसटी इसी के अंदर इंक्लूड है, तो हम अलग से जीएसटी को कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ गया 12, और जैसे ही एनआईटी माइनस करेंगे 12, तो सोचो 120 में से 12 अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 108, ठीक है। सो दिस इज हमारा आ चुका है यहाँ पर एनडीपीएफसी। आराम से हमने देखो एनडीपीएफसी कैलकुलेट कर दिया हंसते हंसते, कुछ भी दिक्कत नहीं हुई। देखो सबसे पहले हमने वैल्यू एडेड निकाला, वैल्यू एडेड के बाद वैल्यू एडेड निकालने के लिए हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट की जरूरत थी, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाला, वहां से हमने वैल्यू एडेड फाइंड करा, वैल्यू एडेड फाइंड करा यानी जीडीपी एमपी फाइंड करा, जीडीपी एमपी की मदद से हम एनडीपीएफसी पे चले गए, और फिर जब हम जीडीपी से एनडीपी की तरफ जा रहे थे तो एनआईटी की हमें जरूरत पड़ी, तो एनआईटी भी हमने सॉल्व कर दिया। तो आराम से ये करा जा सकता था बेटा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। अब ये है कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में आपको क्या, एनडीपी एफसी, ठीक है। यहाँ पे सीधा नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट भी कह सकते थे, पर नहीं, सीधा डायरेक्ट बोल दिया एनडीपी एफसी निकालो। अच्छा, एनडीपी एफसी किसका, किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है डोमेस्टिक इनकम को। जैसे जीडीपी एमपी प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करता है, या टोटल एक्सपेंडिचर जो देश के अंदर हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही एनडीपीएफसी किसको रिप्रेजेंट करता है, डोमेस्टिक इनकम को। और एनडीपीएफसी की जगह पे डी की जगह पे एन लगा दो, नेशनल, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो ये बन जाती है आपकी नेशनल इनकम, ठीक है। तो क्या फर्क पड़ता है क्वेश्चन में एनडीपीएफसी पूछा है या नेशनल इनकम एनएनपीएफसी पूछा है, भाई तुम कुछ भी हमसे पूछ लो, हम निकाल लेंगे। बस हमें यहाँ वैल्यू एडेड का अपना बोलते हैं ना मेथड अप्लाई करना है, जीडीपी एमपी निकालना है, और जीडीपी एमपी से हम कोई भी एग्रीगेट फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैलकुलेट करना है, देखो एनडीपीएफसी, ठीक है, आंसर नंबर 6, ठीक है, आंसर नंबर 6। कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ एनडीपीएफसी, पर ये हम निकालेंगे कौन से मेथड का यूज करके, वैल्यू एडेड मेथड का यूज करके, ठीक है।
अब वैल्यू एडेड मेथड में आपको बहुत अच्छे से पता है, सबसे पहले हमारा यहाँ पे कैलकुलेट होगा वैल्यू एडेड, क्योंकि जब तक हम एक एग्रीगेट ना निकाल ले तब तक हम ये दूसरा एग्रीगेट नहीं निकाल सकते। तो वैल्यू एडेड का मतलब है हम यहाँ पे निकालेंगे जीडीपी एमपी या जीवीए एमपी। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है इसका? फॉर्मूला अब आपको बहुत अच्छे से पता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट डायरेक्ट दिया है क्वेश्चन में, सर वैल्यू ऑफ आउटपुट तो दिया नहीं है, तो आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हम नीचे निकाल लें। चलो सेकंड पॉइंट लिखते हैं और वैल्यू ऑफ आउटपुट भी निकाल लेते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? डोमेस्टिक सेल, ठीक है, प्लस एक्सपोर्ट एंड प्लस चेंज इन स्टॉक। अब ये बताइए कि क्वेश्चन में डोमेस्टिक सेल या एक्सपोर्ट कुछ दिया है, तो देखो सेल्स तो दिया है पर एक्सपोर्ट नहीं है, तो मान लेंगे यही ओवरऑल सेल है। तो डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट के जगह पे हम ओवरऑल सेल्स को ही अपना कंसिडर कर देंगे, जो कि 100 रुपीज़ है। अच्छा, फिर चाहिए होता है चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक तो देखो डायरेक्ट तो नहीं दिया है, तो देखो हमें क्वेश्चन में ना क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक दिया है, तो हमें ये निकालना है। तो हम यहाँ पे आराम से अपना निकाल लेते हैं। ठीक है, चेंज इन स्टॉक, तो चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, अब बस ये बताओ क्लोजिंग स्टॉक कितना है? तो क्लोजिंग स्टॉक है बेटा 10 माइनस ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारे पास 20, तो 10 माइनस 20, तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा माइनस में, माइनस का ₹10। ठीक है, क्योंकि 10 माइनस 20 करोगे तो माइनस का ही बैलेंस बचेगा, तो -10 आपका आंसर आ जाएगा। और क्योंकि अब आप चेंज इन स्टॉक में वैल्यू ऐड करोगे, तो वैसे फॉर्मूले में वैल्यू ऑफ आउटपुट के फॉर्मूले में चेंज इन स्टॉक तो ऐड होता है, पर इसकी वैल्यू इटसेल्फ किस में आ गई? माइनस में। तो 100 प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा -10। और जब आप इसको फर्दर अब आप आगे सॉल्व करोगे तो 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा? ₹90। और ये जो 90 है ये वैल्यू ऑफ आउटपुट के वैल्यू में प्लेस हो जाएगा। अब बस आपको इसमें माइनस क्या करना है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमें डायरेक्ट दिया है कितना? 30। 90 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा? 60। तो फाइनली आपके पास वैल्यू एडेड यानी जीडीपी एमपी आ गया। और जीडीपी एमपी आ गया तो अब हम आराम से अपना थर्ड पॉइंट में निकाल देंगे एनडीपी एफसी। ठीक है, तो आप बताइए एनडीपी एफसी निकालना है तो हमें कौन सा एग्रीगेट गिवन है? जीडीपी एमपी, तो जीडीपी एमपी। ठीक है, अब ये देखो हमें जीडीपी एमपी से सफल होना है, एक एग्रीगेट से शफल होके दूसरे एग्रीगेट पे जाना है। तो देखो ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू पे जाएंगे, तो हमने देखा है कि अगर ग्रॉस से अगर नेट पे जाना है तो हम माइनस करते हैं डेप्रीसिएशन। ठीक है, ये हमने पहले बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है बेटा। ठीक है, फिर देखो दूसरा सेम है, डोमेस्टिक डोमेस्टिक। ठीक है, डोमेस्टिक डोमेस्टिक सेम है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। तीसरा फेस एग्रीगेट में वैसे ही सेम होता है। मार्केट प्राइस से कहाँ जाना है? फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस से कहाँ जाना है? फैक्टर कॉस्ट, तो हम माइनस कर देंगे एनआईटी। ठीक है, अब देखो जीडीपी एमपी आपने ऑलरेडी निकाला था कितना? जीडीपी एमपी आपका आया था 60, तो इसको हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे माइनस डेप्रीसिएशन। अब देखो जो डेप्रीसिएशन है क्वेश्चन में जो हम प्रेजेंटली कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, तो इसमें हमारे पास जो डेप्रीसिएशन है ना वो कहीं भी डायरेक्ट नहीं दिया है, बट नाम चेंज करके दिया है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल कितना? 15। और एनआईटी बेटा, एनआईटी भी हमें डायरेक्ट नहीं दिया है देखो कहीं भी, तो एनआईटी हमें अलग से निकालना पड़ेगा। तो अगर हम एनआईटी निकालें तो एनआईटी यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ठीक है, माइनस सब्सिडीज।
तो इनडायरेक्ट टैक्स बाबू कितना है, देखो क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्स तो दिया है टोटल 5, ठीक है, माइनस सब्सिडी कितना दिया है 1, तो हमारे पास जो एनआईटी आएगा ना वो ₹4 आएगा, ₹4 आएगा। बोलो क्या आपको बात समझ में आ गई? द आंसर इज यस। अब ये बताओ 60 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा? ठीक है, ये आपके पास बचेगा 45, और 45 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? ₹41। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके पास ना एनडीपी एफसीबी यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ, बोलो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? द आंसर इज यस। तो आराम से हो सकता है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेटेड होकर करने क्वेश्चन, एक बार मेहनत करनी है क्वेश्चंस को करने में, फिर बार बार ना जब जब टाइम मिले तो इनका क्या करना है, रिवीजन भी करना है। तो जितना रिवीजन आप इनका लगाते रहोगे टाइम टाइम में, तो आपका बोलते हैं ना कि न्यूमेरिकल एस्पेक्ट उतना स्ट्रांग रहेगा। ठीक है, यस। चलिए अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। देखो यहाँ पे ना हमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन कैलकुलेट करना है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अभी तक हम एग्रीगेट निकाल रहे थे, यानी वैल्यू एडेड, यानी जीडीपी एमपी निकाल रहे थे, कभी एनडीपीएफ से निकाल रहे थे, कभी हमने नेशनल इनकम एनएनपीएफ से निकाला। पर यहाँ पर क्वेश्चन में उसने हमसे इंटरमीडिएट कंजम्पशन पूछा है। अब देखो इसको करने का तरीका क्या है, देखो डेटा तो आपको क्वेश्चन में दिया ही है, पर ना आप अपने आप से सवाल करो इंटरमीडिएट कंजम्पशन किसके फॉर्मूले में आता है। तो हमारा ना वैल्यू एडेड का जो फॉर्मूला है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, उसी में आता है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में ना आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालना है। तो बस मेरा आपके साथ यही है कि अगर इसका आंसर करोगे, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है, बस मेरा सवाल ये है कि ये अपने आप से पूछो कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन किस फॉर्मूले में आता है। तो देखो हमने ना देखा है, पढ़ा है कि हमारे पास ना वैल्यू एडेड का फॉर्मूला होता है, ठीक है, और वैल्यू एडेड का जो फॉर्मूला है यानी जीडीपी एमपी, उसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, अब एक बार बताओ, आपको ना इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालना है, इसका मतलब है अगर आपको कैसे भी करके जीडीपी एमपी यानी वैल्यू एडेड पता चल गया और वैल्यू ऑफ आउटपुट पता चल गया, तो आपका आईसी निकल कर आ जाएगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकल कर आ जाएगा। तो देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट। याद रखो, अगर कभी क्वेश्चन में नेट वैल्यू ऑफ आउटपुट दे दिया तो नेट नहीं चाहिए होता हमें, हमें ग्रॉस चाहिए होता है। नेट दिया है तो डेप्रिसिएशन को ऐड करके तब इसको ग्रॉस पे लाया जा सकता था, तब ये ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट हो जाता। यानी 300 में 30 ऐड करते तो तब ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट 330 आता, पर ये ऑलरेडी ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट है, तो हमें यहाँ पे और कुछ नहीं करना है, इसी को हम अपना वैल्यू ऑफ आउटपुट ट्रीट करेंगे। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट देखो डायरेक्ट गिवन है कितना, 300, ठीक है। तो बस अब आपको ना जीडीपी एमपी चाहिए, नहीं वैल्यू एडेड चाहिए। तो देखो यहाँ पे ना हमें इन्होंने एक एग्रीगेट दे रखा है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, यानी एनडीपीएफसी दे रखा है कितना, 100। जब इन्होंने हमें एक एग्रीगेट दे दिया तो इससे हम अब आराम से अपना जीडीपी एमपी निकाल सकते हैं। देखो कैसे, तो सेकंड पॉइंट में हम यहाँ पे अपना थोड़ा स्पेस छोड़कर अपना निकालेंगे जीडीपी एमपी। हमें ना जीडीपी एमपी चाहिए बस कैसे भी करके, तो जीडीपी एमपी चाहिए तो क्वेश्चन में हमें एनडीपीएफसी गिवन, तो जो गिवन है वो आरएचएस में रहेगा, जिसे निकालना है वो एलएचएस में रहेगा। अब बताओ कि एनडीपीएफसी गिवन है, तो एनडीपीएफसी की मदद से हम कहाँ जा सकते हैं, जीडीपी एमपी में जा सकते हैं। ठीक है, कैसे, आपको शफल करने का जो मैंने चार्ट बताया था वो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो देखो अगर आपको नेट से कहाँ जाना है, ग्रॉस, नेट से ग्रॉस में जाना है, तो अगर आपको नेट से ग्रॉस में जाना है तो आपको ना डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपको देखो सेकंड जो फेस है दोनों एग्रीगेट में वो डीडी है, डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम तो छेड़ने की जरूरत नहीं है। तीसरा वैसे ही सेम रहता है, इसको भी छेड़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, फैक्टर कॉस्ट से कहाँ जाना है, मार्केट प्राइस। तो सोचो जब फैक्टर कॉस्ट से हमें मार्केट प्राइस में जाना होता है तो हम एनआईटी को क्या करते हैं, ऐड, क्योंकि जब फैक्ट्री से मार्केट की तरफ जाते हैं तो प्राइसेस में बेटा टैक्सेस ऐड हो जाते हैं, एनआईटी ऐड हो जाता है। तो हमें फैक्टर कॉस्ट से, ठीक है, अगर मार्केट प्राइस की तरफ जाना है, कहाँ जाना है, मार्केट प्राइस की तरफ, तो हम प्लस कर देंगे एनआईटी। ठीक है, तो देखो एनडीपीएफसी क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन में। तो आपको एनडीपीएफसी गिवन है, कितना है एनडीपीएफसी, 100,
ठीक है। प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन, देखो डेप्रिसिएशन दिया है, हाँ कितना है 30, और प्लस करेंगे एनआईटी, ठीक है। तो एनआईटी देखो दिया है कहीं डायरेक्ट, एनआईटी 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 दिया है डायरेक्ट, नहीं। तो एनआईटी दिया नहीं है, तो जब एनआईटी दिया नहीं है तो हमें एनआईटी निकालना पड़ेगा। तो एनआईटी का फॉर्मूला क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, ठीक है। अब ये बताओ इनडायरेक्ट टैक्स है कितना, इनडायरेक्ट टैक्स देखो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है कहीं, तो जीरो, माइनस सब्सिडीज कितनी है, सब्सिडीज ये है 50, तो जीरो माइनस 50, ये हो जाएगा माइनस का 50। यानी आपने भारत सरकार को बोलते हैं ना नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया नहीं है, उल्टा भारत सरकार ने आपकी हेल्प करी है सब्सिडी देके। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स पॉजिटिव का ना आकर नेगेटिव का आ गया। तो एनआईटी वैसे तो यहाँ जीडीपी एमपी में प्लस हो रहा है, पर इसकी वैल्यू अपने आप में -15 है, तो ये 100 प्लस 30 करोगे तो 130, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -15, तो 130 माइनस 15 करोगे तो ये 115 आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपके पास जीडीपी एमपी की वैल्यू कितनी आ गई, ₹130, और आपको चाहिए अब माइनस आई से। तो बताओ अब आपको जीडीपी एमपी की वैल्यू पता चल गई, सॉरी 115 था ना, 115, ठीक है। तो आपको अपनी जीडीपी एमपी की वैल्यू पता चल गई 115, ठीक है। और वैल्यू ऑफ आउटपुट क्वेश्चन में गिवन था 300, तो क्या आप अपने यहाँ से आईसी की वैल्यू नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो। तो बताओ आईसी जब अपोजिट साइड में आएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा, 300 अपनी जगह पे ऐसे ही रहेगा, बाकी जीडीपी एमपी जब अपोजिट साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -115, ठीक है। बाकी आईसी की वैल्यू अब फाइनली आप निकाल लोगे, ठीक है, ठीक है। तो देखो 300 माइनस 115 करोगे तो कितना आ रहा है, देखो 185 मेंशन करोगे और आपका ये आंसर आ गया। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालना बताओ कितना डिफिकल्ट था, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था, आराम से निकल सकता था, ठीक है। तो आपने ये निकाल लिया। तो देखो ये क्वेश्चन भी आंसर नंबर 7 भी हमारा हो गया। सेम ऐसी हमें अपना क्वेश्चन नंबर 8 करना है। लिखा है कि अब आपको आईसी नहीं, अब आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है। तो निकलेगा तो वैसे ही जैसे अभी किया, बस आईसी ना पूछकर उसने अब क्या पूछ लिया, वैल्यू ऑफ आउटपुट पूछ लिया। तो बताओ वैल्यू ऑफ आउटपुट किसके फॉर्मूले में आता है, सर वैल्यू एडेड के फॉर्मूले में आता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो बस हम वहां से क्रैक कर लेंगे। तो देखो आंसर नंबर 8, ठीक है, आंसर नंबर 8, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है। अच्छा वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है तो फॉर्मूला क्या यूज होगा, देखो किस फॉर्मूले में आता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो सर जो वैल्यू एडेड का फॉर्मूला होता है ना उसमें आता है। तो बताओ वैल्यू एडेड का फॉर्मूला, यानी जीडीपी एमपी भी बोल सकते हैं हम इसको। तो बताओ जरा क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप वैल्यू एडेड ढूंढ पाए यानी जीडीपी एमपी ढूंढ पाए और आईसी ढूंढ पाए तो आप क्या निकाल लोगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल लोगे। तो यहाँ पर देखो आपको ना ग्रॉस वैल्यू, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 में आपको वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है। तो आपको देखो इंटरमीडिएट कंजम्पशन और जीडीपी एमपी चाहिए। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन तो आपको डायरेक्ट ही दिया है, कितना 150, ठीक है 150, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप वैल्यू एडेड ढूंढ लो, जीडीपी एमपी ढूंढ लो तो आप अपना वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल सकते हो। जीडीपी एमपी कहाँ से ढूंढेंगे हम, तो हमें क्वेश्चन में ना एक एग्रीगेट दे रखा है, ठीक है, एंड एनडीपीएफसी, ठीक है, नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट, यानी एनडीपीएफसी दिया है 250। तो अगर एनडीपीएफसी दिया है ना तो हम यहाँ से अपना जीडीपी एमपी यानी वैल्यू एडेड निकाल सकते हैं, ठीक है, यस। अब देखो फिर से नेट से ग्रॉस में जाना है तो प्लस करेंगे डेप्रीसिएशन, नेट वैल्यू से ग्रॉस वैल्यू पे जाना है तो डेप्रीसिएशन। डोमेस्टिक डोमेस्टिक क्या है, सेम है, छेड़ेंगे नहीं इसको।
प्रोडक्ट प्रोडक्ट वैसे ही सेम रहता है एग्रीगेट में, इसको भी नहीं छेड़ेंगे। फैक्टर कॉस्ट से कहाँ जा रहे हैं, मार्केट प्राइस में। तो फैक्ट्री से जब मार्केट में जाएंगे ना सामान बेचने, तो उस पर टैक्सेस ऐड हो जाएंगे, तो हम प्लस कर देंगे NIT। ठीक है। हाँ, अगर मार्केट प्राइस से कहाँ जा रहे होते हैं फैक्टर कॉस्ट में, तो फिर हम माइनस करते हैं NIT। बट आप फैक्टर कॉस्ट से कहाँ जा रहे हो, मार्केट प्राइस, तो आपको NIT ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। NDPFC आपको जो दिया है क्वेश्चन में, NDPFC कितना दिया है, 250 दिया है। अच्छा, इसमें प्लस करेंगे डेप्रीसिएशन। क्या डेप्रीसिएशन दिया है, देखो डायरेक्ट दिया है डेप्रीसिएशन। ठीक है, कितना 30, तो ये ऐड हो जाएगा। और NIT आपको ऐड करना है, तो क्या NIT यहाँ पर दिया है, द आंसर इज नो, NIT आपको यहाँ नहीं दिया है। ठीक है, तो NIT आपको निकालना पड़ेगा। तो अगर NIT आप निकालेंगे, तो NIT का फॉर्मूला क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो जरा देखो कि इनडायरेक्ट टैक्स कितना है, तो क्या इनडायरेक्ट टैक्स दिया है यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स तो कहीं भी नहीं दिया है। ठीक है, यस। तो इनडायरेक्ट टैक्स 0 हो जाएगा, माइनस करेंगे सब्सिडीज। तो सब्सिडीज हमें यहाँ पे 10 रुपए की दी है, तो 0 माइनस 10 करोगे तो फाइनल वैल्यू माइनस का ₹10 हो जाएगा। ठीक है, तो NIT पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव का आ गया, यानी आपने सरकार को पे नहीं किया, उल्टा सरकार ने आपको पैसा दिया है, सब्सिडी दी है 10 रुपए, तो NIT -10 हो गया। तो यूं तो GDP MP में NIT ऐड हो रहा था, पर इसकी वैल्यू माइनस में है, तो -10 कर देंगे। बस बेटा, 250 में 30 ऐड करोगे तो 280 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 10। और बेटा 280 में जैसे ही आप अपना -10 करोगे, तो आपके पास ना 270 रुपये निकल कर आ जाएंगे, किसके, GDP MP के। और जैसे ही आपने GDP MP निकाला, तो GDP MP की जगह, वैल्यू एडेड की जगह पे आप कितना लिख दोगे, 270 लिख दोगे। तो बताइए, क्या आप अपना वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल सकते हो। ठीक है। अच्छा, IC हमें दे रखा था कितना, 150 है ना। चलो ठीक है, हो गया। ठीक है, तो अब हम अपना आराम से बेटा यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल सकते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट अपना अपोजिट साइड में जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और -150 ऐसी है। ये जो प्लस में 270, ठीक है, जब अपोजिट साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 270। ठीक है, अब आप देखो माइनस का वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 150 प्लस 270, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये माइनस का 420 हो जाएगा, और माइनस से माइनस कैंसिल, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट फाइनली आपका जो बनेगा, वो बनेगा ₹420। तो बोलो, क्या आपने अपना वैल्यू ऑफ आउटपुट भी निकाल लिया, द आंसर इज यस। तो देखो कितना इजी था, सारे क्वेश्चंस हमने बड़े मजे में किए, जिसमें दो शुरू के दो क्वेश्चन हमने प्रायर लेक्चर में ही कर दिए थे, बट यस आज के क्वेश्चन में थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ठीक है, सेवन्थ एट्थ सारे क्वेश्चन हमने निपटाए। ठीक है, इसी के साथ बेटा हमारा वैल्यू एडेड जो मेथड है वो फिनिश होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट फ्रॉम इनकम मेथड। ठीक है, देखेंगे कि इनकम मेथड के अकॉर्डिंग हम कैसे नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आई होप सो कि आपको वैल्यू एडेड मेथड अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर आपके कोई डाउट होंगे बेटा, तो आप अपने डाउट्स को इस वीडियो के अपलोड होते साथ बोलते ना मेंशन कर सकते हो। एज फास्ट पॉसिबल मैं आपके डाउट्स के रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। बाकी मेरे प्यारे बच्चों, मेहनत करते रहो, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स अब जब आने वाले हैं आपके, तो उसके लिए आप बिल्कुल भी कोई कसर नहीं छोड़ सकते। ठीक है, अपनी मेहनत करो, ठीक है, वर्क हार्ड करो, अपनी वैल्यू क्रिएट करो। और हो सके तो बेटा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसको आप आगे अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, सयोनारा, बाय।